तो आपने जो अपनी पहली जॉब स्टार्ट की वो हेल्पर थी, एम आई राइट? सर वो बड़ा मेहनती काम था। हाँ। ऐसा जो फर्स्ट डे था मेरा, मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने पहले मेरे हाथ में मॉप दे दिया था और जब मशीन साफ़ करो। सो एक 9 to 5 जॉब करने वाला गुलाम जिसको मैं कहता हूँ, कि फिर उसको कैसे सोच आई कि बिज़नेस किया जाए, और आपका पहला बिज़नेस क्या था? सर देखिए, एक्चुअली ये तो जैसे आपने कहा, मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एक हमारे अंदर एक पहले से कीड़ा होता है बिज़नेस का। सर, जो आपका लास्ट जो सर्वाइवल पत्ता था 40,000 दिरहम, वो आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी। बिल्कुल 40,000 पड़े थे, कार्ड में पे करने थे। मैं ये सोच रहा था रास्ते में जाते हुए, करोगे और तुम सूद में जब आओगे तो ये तो खुली जंग है अल्लाह से। जब यहाँ थोड़ा बहुत पावरफुल बंदा है उससे नहीं लड़ सकते, तो आप अल्लाह से कैसे जंग करोगे, अल्लाह और उसके रसूल से। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको आपकी अभी जो एंटरप्रेन्योर लाइफ है, इसमें आपका सबसे वर्स्ट तरीन डिसीजन क्या अभी तक का है? सबसे वर्स्ट डिसीजन है मेरा सिटी कॉमर्स लाना। सिटी कॉमर्स क्या ये सिटी कॉमर्स भी मंजन सेल नहीं कर रहा? समवेयर सर, ये मंजन जो है, मैं यही नहीं चाह रहा था कि ये मंजन बने, बट अब मुझे ट्रेनिंग या ई कॉमर्स समझाने के बजाय मुझे ये समझाना पड़ रहा है लोगों को कि ये मंजन नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नोमान महमूद। मैं यूएई के अंदर पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, और फ्रॉम लास्ट 4 years आई एम वर्किंग इन डिफरेंट ई कॉमर्स सेक्टर्स इन द यूएई एंड मिडल ईस्ट। आई एम रनिंग माई ओन ई कॉमर्स एजेंसी इन द यूएई, डीजिस कॉमर्स के नाम से। और जो लोकल ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, उनके लिए हम काम करते हैं और प्राइवेट लेबल ब्रांड्स बिल्ड करते हैं इन द मिडल ईस्ट। सो आज मेरे साथ बहुत एक्साइटिंग इमरान मेमन, जो सिटी ग्रुप के CEO हैं। सो थैंक यू इमरान फॉर कमिंग। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना करवाता चलता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। मैं 2006 में फ़र्स्ट टाइम यूएई में आया था एज ए हेल्पर। सो माई फर्स्ट जॉब वॉज माई फर्स्ट पे वॉज 525 एंड हियर इन अलकूस। देन स्लोली काम करते हुए उसी कंपनी में मैं सेल्स में आया, सेल्स कोऑर्डिनेटर में आया, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हुआ, फिर वहाँ पे अकाउंट मैनेजर बना, की अकाउंट मैनेजर। सो अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली ग्रोथ करते करते आज अपनी कंपनीज हैं। ओके, माशाल्लाह। तो आपने जो अपनी पहली जॉब स्टार्ट की वो हेल्पर थी, एम आई राइट? राइट। मतलब उसमें आप लाइक कार्टन्स उठाते थे या हेल्प करते थे, क्या क्या था? सर वो बड़ा मेहनती काम था। हाँ। ऐसा जो फर्स्ट डे था मेरा, मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने पहले मेरे हाथ में मॉप दे दिया था और जब मशीन साफ़ करो। इज़ अ फूड स्टफ़ कंपनी बेसिकली, वो स्टार फूड्स के नाम से कंपनी थी और वो फूड स्टफ़ चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। सो हम फर्स्ट डे तो बड़ा अजीब लग गया, वो मम्मी डैडी बच्चा कराची का और यहाँ पे आके वो मॉप लगाना पड़ रहा था। तो खैर हाँ, तो वो स्टार्टिंग था, बड़ा मेहनती था। इसमें मैंने कंटेनर्स भी लोड किए, लोडिंग अनलोडिंग की थी। बस 7 से 8 महीने में ये है कि आप अगर कुछ डेडिकेटेडली कुछ दिल से काम करते हो तो फिर अल्लाह मदद करता है। और जो मेरे मैनेजर्स थे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरी डेडिकेशन को देखते हुए उन्होंने मुझे सेल्स कोऑर्डिनेटर बनाया वहीं ऑफिस में, उसी कंपनी के अंदर। नाइस, ज़बरदस्त। तो आपका ये जो फर्स्ट जॉब थी जिस कंपनी में, वो कितना टर्नओवर था आपका? ऑलमोस्ट इज़ अ बिग ग्रुप एक्चुअली। मे बी यू नो दैट इज़ सादिया चिकन। यस। या इज़ अ वेरी बिग ब्रांड स्टिल। सो वो उस ग्रुप का एक पार्ट था, इज़ एक्सेल स्टार फूड्स। सो आई वर्क विद देम इन अ स्टार फूड इन अ फैक्ट्री फॉर 9 months. Yeah, 9 months and then I promoted and I went फेडरल फूड्स। सो फेडरल फूड्स में मैंने ऑलमोस्ट 3 साल जो है वहाँ पे काम किया और उसी टेन्योर में 1.5 year में मेरी वो सेल्स कोऑर्डिनेटर से की अकाउंट मैनेजर तक का सफ़र बना। सो एक 9 to 5 जॉब करने वाला गुलाम जिसको मैं कहता हूँ, कि फिर उसको कैसे सोच आई कि
बिज़नेस किया जाए, और आपका पहला बिज़नेस क्या था? सर देखिए, एक्चुअली ये तो जैसे आपने कहा मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एक हमारे अंदर एक पहले से कीड़ा होता है बिज़नेस का। सो एक शुरू से ही सोच थी कि बिज़नेस करेंगे, अपना ही बिज़नेस होना चाहिए। जॉब मेंटालिटी थी नहीं मेरी। तो 2011 में, हाँ तकरीबन 2011 में मैंने उस टाइम पे पहले एक्सपीरियंस लिया, गेन किया, और मेरा पहला बिज़नेस फूड स्टफ ट्रेडिंग कंपनी का था, जो सप्लाई फ्रोज़न फूड सप्लाई था रेस्टोरेंट्स में और डिफरेंट मार्केट प्लेस जैसे सुपर मार्केट्स पे। ओके, तो मुझे आप ये बताएं इमरान कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी और कितनी अमाउंट आपने बिज़नेस में लगाई, और कैसे मतलब जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? सर ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, जब आप जॉब करते हैं तो कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट तो जमा हो नहीं सकती, तो मगर मेरे पास स्किल थी, और जब आपके पास स्किल होती है तो इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी हो जाती है। फिर आपको बड़े इन्वेस्टर भी मिलते हैं और आप अच्छी तरीके से काम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मुझे एक इन्वेस्टर मिला था, उसके साथ मैंने बिज़नेस किया, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिज़नेस रहा हमारा। ओके, ग्रेट। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आपके पास स्किल हो, तो स्किल अगर आपके पास है और आपको पता है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना कैसे है, तो इन्वेस्टमेंट खुद ही आपके पास चल के आती है। डेफिनेटली। ज़बरदस्त। तो ये आपका पहला बिज़नेस था फूड स्टफ का, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि पहले 2 सालों में आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट, मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल 10,000 से स्टार्ट किया, या कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया हुआ आपने फॉर एग्जांपल देखिए, ऑन एवरेज? एवरेज ये था कि मैंने कंपनी एक फर्म की थी, और उस कंपनी के उस टाइम का एक्सपेंस रहा होगा 40-50,000 ये हो गया आपकी कंपनी सेटअप कॉस्ट। सेटअप का हो गया। और इन्वेस्टमेंट कितनी लगी उस बिज़नेस में? सर देखिए, फिर जब एक इंडस्ट्री में था तो एक रिलेशन था, तो बहुत सपोर्ट भी था, दूसरों ट्रेडर्स से हमें प्रोडक्ट्स मिलती भी थी, वही प्रोडक्ट्स आगे हम अपना मार्जिन लग के दे देते थे। तो ऑलमोस्ट ऐसा कुछ ये नहीं कह सकते कि कितना इन्वेस्टमेंट था, बट वी कैन से कि वे मोर देन $500,000 का बिज़नेस पर मंथ होता था, और जिसमें हमारा रफली मार्जिन जो है 12 से 18% आता था नेट। ओके, तो बेसिकली फिर आप उस बिज़नेस के अंदर एज अ बिज़नेस पार्टनर काम कर रहे थे, और आपके साथ एक इन्वेस्टर था जिसको आप मंथ एंड पे या जो भी आपका हिसाब किताब होता था, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, बट ये है कि क्वार्टरली जब हिसाब होता था तो हमेशा प्लस में ही बुक क्लोज होती थी। ओके, ठीक हो गया। तो मुझे आप ये बताएं कि वो बिज़नेस आपने जो फूड स्टफ का है कितने अरसे चलाया? फूड स्टफ का बिज़नेस मैंने 2014 तक चलाया है। 2014 तक? 2014 तक। उसकी भी एक सैड स्टोरी है एक्चुअली। वो एक बिज़नेस जो है, एक फूड स्टफ का बिज़नेस मुझे आज तक बड़ा पसंद है बेसिकली। हाँ, सो फूड स्टफ का मेन यूएसपी क्या है, वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, खाया पिया ख़त्म हुआ फिर दोबारा चाहिए। जब इस तरीके की प्रोडक्ट अपने पास हो, आप जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें डाउनफॉल के चांसेस बड़े कम आ जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है वो। तो वो वहाँ 2014 तक वो मार्केट में इतना सैचुरेशन आ चुका था, क्योंकि एक हाई वॉल्यूम बिजनेस था, और मैं स्पेशली जो है चिकन, जो फ्रोज़न चिकन है उसकी ट्रेडिंग करता था। तो वो इतना कंज्यूमेबल प्रोडक्ट था कि मार्केट में सैचुरेशन बहुत आ गया। सो जहाँ पे हमारे बड़े कहते हैं कि कैश के धंधा हो, 2 रुपये का प्रॉफिट हो, वो ज़्यादा अच्छा बानिस्बत 20 रुपये क्रेडिट में। सो वो क्रेडिट मार्केट बहुत बढ़ गई थी। ओके। और वहाँ उस वक्त में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, बहुत ही प्यारा दोस्त था, बट वो बैंकरप्ट होके उसको जाना पड़ गया। तो वहाँ मैं डर गया था, क्योंकि क्रेडिट जो है वो एक 90 डेज इज़ अ कैश ड्रम ऑन दैट टाइम। सो 90 डेज क्रेडिट इज़ टू बिग रिस्क। सो मैंने वो, जब वो मेरा दोस्त गया, सो वहाँ पे मैंने कहा इमरान नो, ये अपनी पीस ऑफ केक नहीं है, इसको मैंने फिर बंद कर दिया था वो बिज़नेस। ओके, मतलब 2014 में आपने जो फूड स्टफ का बिज़नेस है वो डिसकंटिन्यू कर दिया। या तो आप मुझे यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरा तरफ से है कि आपको जब आप जॉब कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे आपकी एक हैंडसम एक इनकम आपको मंथली बेसिस पे मिल रही होती है, लेकिन जब आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में ऑब्वियसली अप एंड डाउन्स आते हैं। किसी महीने कम सेल्स हो रही होती हैं, अगले महीने ज़्यादा सेल्स हो रही होती हैं।
तो आपको मेन चैलेंजेस क्या आए, आपने क्या फेस किए और प्रॉब्लम्स क्या आई एक जॉब को, जब आप एक जॉब की जो एक मैं तो इसको दलदल कहता हूँ, जब आप इससे निकलते हैं बाहर, फिर आप 9 to 5 जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो लोग तो कहते हैं कि बिज़नेस में तो आपको 24/7 काम करना पड़ता है, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? सर बिल्कुल सही कहते हैं। देखें, जॉब आपका एक सेफ जोन है, आपको पता है आपके इतने आवर्स हैं, इतने आवर्स ही आपको काम करना है, आप ही का काम करना है और कोई डिपार्टमेंट आपको इन्वॉल्व नहीं करता, और आपकी एक टाइम है ड्यूटी का, शायद हो सकता है 1-2 घंटे आपने ओवर टाइम कर दिया और आप घर जाते हैं। बट बिज़नेस जो है वो 24 आवर्स है। इसमें चाहे आपका हेल्पर वो काम ना करे, मगर एट द एंड वो नुकसान आपको है कि वो आपको करना भी पड़ सकता है। और अपने बिजनेस में मैंने खुद डिलीवरीज की हैं, खुद कार्टन्स उठाए हैं, सप्लायर सामान नहीं दे रहा, हम खुद जाके सामान लेने जा रहा हूँ। तो हाँ, बट टॉप ऑफ द दैट कि एक सेटिस्फैक्शन बहुत है। एग्जैक्टली अपना काम जो है उसमें सेटिस्फैक्शन बहुत होती है कि जो है प्लस हो या माइनस वो आपका है। ऐसा नहीं है कि वो अप इन अप जाता रहेगा, उसमें डाउन्स भी हैं, उसमें गलत डिसीजंस भी होते हैं, उसमें लॉसेस भी आते हैं, बट एट द एंड वो सब आपका होता है और जॉब करने वाला वो जॉब ही कर रहा होता है। तो मैं गलत नहीं कह रहा, दोनों चीज़ें ठीक हैं। जिसको जो समझ में आ रहा है वो बेटर है कि आप अपना बिजनेस करेंगे तो इंशाल्लाह जो उसका बेनिफिट है वो एक लेगेसी तो बन सकती है, आपके बच्चों को ट्रांसफ़र तो कर सकते हो बिज़नेस। तो हाँ, कुछ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इस तरीके से बिज़नेस के हैं। मैं आपको इस बात पे सेकंड करता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी 9 to 5 जॉब छोड़ी थी और बिज़नेस स्टार्ट किया था, स्टिल रिमेंबर मैं खुद कार्टन्स उठा के अमेज़ोन के FBA के वेयर हाउस डिलीवर किया करता था। और ऑब्वियसली स्टार्ट में आपको पहले 2 साल तो बहुत आपके टफ़ होते हैं, ऑब्वियसली आपने सब कुछ खुद करना होता है। आप अपनी कंपनी के बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर भी हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, आपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन भी करनी है, आप हेल्पर भी हैं, और आपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स भी बना के देनी है। लेकिन डेफिनेटली जब आपका एक बिज़नेस सेटअप हो जाता है, फिर आप अपने अंडर एम्प्लॉयज़ रखते हैं, फिर अपने आप बिज़नेस को ऑटोमेट कर लेते हैं। जब बिज़नेस आपका ऑटोमेट होता है, तो डेफिनेटली आपकी कोई भी लिमिट नहीं है कि आप पर मंथ कितना अचीव कर सकें। फिर कोई लिमिट नहीं रहती है, फिर आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ चुका होता है, बट इट टेक्स टाइम। एग्जैक्टली, ग्रेट। तो 2014 के बाद फूड स्टॉप का आपने बिज़नेस डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके बाद आपने कौन सा बिज़नेस किया इन द यूएई? 2014 के बाद तो मैंने 3 महीने आराम किया। पहले ये समझने की कोशिश की कि करना क्या चाहिए। देखते देखते हर जगह एक वो क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट मार्क बिजनेस नहीं चाहिए। दैट टाइम आई वाज हैविंग ऑफर लेटर व्हिच इज ऑफर्ड मी 22,000 मंथली। अच्छा, आपको खींचते थे कि आप दोबारा कॉर्पोरेट लाइफ में आ जाओ? एक्चुअली उस टाइम मेरे पास सेल मेरे हाथ में थी ना, बड़े बड़े कस्टमर्स, शिप चैंडलर्स थे, बड़े रेस्टोरेंट चेन्स थी, तो उनके साथ मेरा डायरेक्ट एक्सेस था। सो इट मीन्स कि एज अ सेल्स पर्सन, एज अ सेल्स मैनेजर, मेरे पॉकेट में सेल एक बहुत बड़ी थी। सो या कंपनी की डिमांड्स होती, बट वो एक टर्निंग एक पॉइंट भी था मेरे लिए कि अब कुछ अलग करना है। सो मैंने 3 महीने ऑलमोस्ट, या 3 महीने मैंने बड़ी रिसर्च की क्या करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ई-कॉमर्स। ओके। सो वहाँ ई-कॉमर्स मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की, एंड वी विजिट मार्केट। सो जैसे आपको पता है यहाँ बंगला बाज़ार कहते हैं, एक गारमेंट्स मार्केट है अजमान में। तो वहाँ मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया, तो मुझे एक प्रोडक्ट दिखी। उसको जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया तो आई थिंक मेरे ख्याल से 5 या 10 कमेंट्स आए थे उस टाइम पे। आई कॉल्ड देम, एंड जब कॉल किया तो दे वाज इंटरेस्टेड टू बाय। सो मुझे लगा कि कुछ तो है। सो आई गॉट इट, टी शर्ट्स उठाई और उसको प्रिपेयर किया और जाके मैंने खुद डिलीवरी की। और जो डिलीवरी करते हुए जो पेमेंट मेरे हाथ में आई ना, वो मेरा क्लिक पॉइंट था। ज़बरदस्त। दैट इज़ कॉल्ड द कैश बिजनेस एंड मार्जिनेबल बिजनेस। तो आपको फिर ये समझ आई कि फूड स्टफ़ में क्योंकि क्रेडिट बहुत ज़्यादा होता है, और जब आपने पहला अपना प्रोडक्ट, तो मैं आपको टी शर्ट्स ही है ना आपकी जो पहली प्रोडक्ट्स थी ऑनलाइन, ठीक है, राइट, तो वो आपको फिर समझ आया अच्छा यहाँ पे तो कैश आ रहा है, आप ऑर्डर आए डिलीवर करो और सेम डे में COD ले लो, और उसमें मार्जिन भी है। ओके। सो तो पहली प्रोडक्ट मेरी वही थी। तो ये था बैक इन 2015, राइट?
Yeah, in 14, 14. 14 like June, July, I think, yeah, April, yeah, I'm sorry, March and April, yeah. सो उस टाइम तो जहाँ तक मेरी रिसर्च है और मुझे पता है कि उस टाइम तो कंपटीशन बहुत कम था और लोगों सर को था ही नहीं। ई कॉमर्स के बारे में अगर कोई बताता था वो कहता कि यार ये कैसे हो सकता है, ऑनलाइन चीज़ कैसे बिकेगी। उस टाइम तो कोई था ही नहीं ऑनेस्टली। मैं एक सूख था उस टाइम पे मार्केट में, और सेकंड कैटेगरी जो अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर रहा था वो मैं ही था। स्टार्ट वो एक टेन्योर जो चला, मैंने जैसे ही अपना फेसबुक पे थोड़ा, फिर जब पता चला तो थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व हुआ कैसे और इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। सो वी लर्न अबाउट गूगल फॉर्म एंड मार्केटिंग टेक्निक्स। सो उस टाइम पे तो कुछ खास इतनी टेक्निक्स नहीं होती थी, वो सिंपल ऐड मैनेजर होता था, ऐड रन करो। बट हाँ, CTA बहुत अच्छा आता था उस टाइम पे। सो हमारा आप समझ लीजिए कि $1000 के ऊपर आपको कम से कम 2000 से 2500 लीड्स जनरेट हो जाती थी। ओके। सो वो एक कुछ टाइम फेसबुक बड़ा फेवर भी दे रहा था। आज तो मार्केटिंग मतलब इज़ हेल राइट नाउ। सो अब बहुत बड़ा ई-कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केटिंग में चला जाता है, बट उस टाइम पे वो बड़ा सपोर्ट देता था बिज़नेस को। सो हम रेगुलरली मैं मार्केट करता था प्रोडक्ट को, और उस PS के ऊपर वहाँ से मैं प्रोक्योरमेंट करता था, खुद ही प्रोक्योर करता था, खुद ही उसको एक स्क्रीन प्रिंट, वो जर्मन आर्मी वी नेक टी-शर्ट थी, उस जर्मन आर्मी का सिंपल था, एक प्लेन टी-शर्ट, उसके ऊपर एक जर्मन आर्मी का बैच राइट हैंड पे, वो प्रिंट स्क्रीन प्रिंट करवाया। 4 रुपये की टी-शर्ट थी, 1 रुपये का उसके ऊपर, या 1 या 1.5 रुपये का मेरे ख्याल से वो स्क्रीन प्रिंट होता था। 4 टी-शर्ट की कॉस्ट मेरी 20-22 दरम बनती थी। डिलीवरी कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 दरम, सॉरी उस टाइम पे 20 दरम होती थी, तो डिलीवरी कॉस्ट 20 दरम बनती थी। मार्केटिंग कॉस्ट कुछ 5 दरम के आसपास डाल देते थे इन शॉर्ट, और 59 + 10 दरम डिलीवरी चार्ज, यानी 69 के अंदर डिलीवर हो जाता था। 69, तो आपकी बेसिकली जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही थी वो 69 थी। एक्चुअल कॉस्ट जो थी मेरी वो ऑलमोस्ट 40 to 45 थी, और सेलिंग थी 69। ओके, आप सेलिंग प्राइस की बात सेलिंग करें प्राइस की तो 69 सेलिंग, हम इसको 70 कर लेते हैं, मतलब ऑन एवरेज 70 आपकी सेलिंग प्राइस थी और 45 आपका जो था सब Cost पड़ जाती थी, आप समझ मिला लीजिए, के सब कुछ वो 45 पड़ रही थी, तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। या अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय लॉट। जो असल ई-कॉमर्स का जो प्रॉफिटेबल एरा था वो मैंने बड़ा एंजॉय किया है। तो आपने बेसिकली उस टाइम फिर सिटी शॉप को इस्टेब्लिश किया था। जी ओके, और सिटी शॉप के अंदर ही जो आपने टी-शर्ट्स का बिज़नेस किया था, ये अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च किया था? ना, जब स्टार्ट किया था तो वो एक जर्मन आर्मी का नॉर्मल प्रोडक्ट था। ओके। और उस पर मैंने एक स्क्रीन प्रिंट करवाया था, बट जैसे स्लोली उसकी डिमांड दिखती गई मुझे, तो देन मैं अप्रोच किया पाकिस्तान में और वहाँ से टी-शर्ट प्रिंट करवाया। दैट टाइम आई पुट माई ब्रांड। क्या नाम था उसका? शशका। शशका, बड़ा कमाल नाम रखा था आपने। उस टाइम बड़ा यूनिक नाम था। तो शशका, तो उसके अंदर फिर हमने प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारी प्रोडक्ट बढ़ाई। लाइक टी-शर्ट के बाद हम ट्राउज़र्स पे आए, ट्राउज़र्स के बाद हुडीज़ पे आए थे, हुडीज़ के बाद फिर उसके अंदर मज़ीद शर्ट्स पे आए। तो कैटेगरीज SKU हमारे बढ़ चुके थे काफ़ी, विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम ऑन 2 years काफ़ी बढ़ा चुके थे। ज़बरदस्त। तो आपने अब जो आपका पहला साल था शशके का, हाँ, शशका ब्रांड का, कितना टर्नओवर आपने किया ऑन एवरेज, या पर डे कितने आपके ऑर्डर्स थे जब वो पीक में था? सर ये बता सकता हूँ कि जिस दिन 400 ऑर्डर 500 ऑर्डर से नीचे हों, उस दिन मुझे ये फील होता था कि काम नहीं है। 500 काम ऑर्डर से पर डे? पर डे। वाह। और मतलब हमारा हाईएस्ट जो है पर डे में 1200 तक हिट किया है। और उसमें मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट UAE ओनली, सो वी कैन स्पेंड ऑन दैट टाइम इंटायर गल्फ। ओके। सो सिर्फ UAE की हमारी शिपमेंट थी, और हमारा कंपटीशन इन अ नंबर ऑफ शिपमेंट में होता था। सूक के पास शिपमेंट और मेरे शिपमेंट की वॉल्यूम मैच कर जाता था कभी कभार, बट ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी और है, बट इन अ नंबर ऑफ शिपमेंट्स या आई डू हैव। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा कि जो टी-शर्ट्स हैं, जो क्लोथिंग का ब्रांड्स होते हैं, वो जितने भी ऑनर्स से मेरी बात होती है वो कहते हैं जी कि यार कि हमें रिटर्न्स बड़े आते हैं,
रिटर्न्स का बहुत मसला है, अक्सर इवन COD में भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो आप एज अ ब्रांड ऑनर शशका के इन चीज़ों को आपने किस तरह टैकल किया, ख़ास तौर पर रिटर्न्स एंड COD सर इन द अब UAE? सर अब तो बहुत ही ई कॉमर्स मैच्योर हो चुका है और लोगों की हैबिट भी हो गई है, एक बाइंग हैबिट बन चुकी है। उस टाइम तो लोगों को इतनी अवेयरनेस थी नहीं, तो हमें समझाना पड़ता था उन्हें। तो हम जस्ट ऑर्डर आते ही मैं ये देखता था कि अब मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है, जो कुरियर कंपनी जो लास्ट माइल पर वो डिलीवर करते थे कुरियर, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप हमेशा अपने बिज़नेस में ये देखें कि आप जिनके साथ जुड़ रहे हैं या जो आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनी वे, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ मैंने एक आइडेंटिफिकेशन की कि वो कस्टमर जब बाइक पे होता है, जो कुरियर का आईडी है बाइक पे होता है, वो कॉल करता है, कस्टमर बिजी होता है, नहीं दे सकता है जवाब, उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं मिलता था। और हमारी डिलीवरी रेशियो 70 to 80 के बिटवीन परसेंटेज आती थी एंड इट्स टोटल COD आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये क्यों हो रहा है 20%? क्योंकि हमारा वो 20% बड़ा इम्पैक्ट डालता था मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर पूरी, क्योंकि सारी मेहनत हुई है एक, वो सब वेस्ट होती थी और आपकी मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ा असर करता था। सो आई फाइंड आउट कि प्रॉब्लम था क्या। So, उनका ये प्रॉब्लम हमने सॉर्ट किया अपनी एंड से। जब हमारे पास ऑर्डर लीड जनरेट हो रही है तो हम कस्टमर से कॉल करते थे और उनसे पूरा एड्रेस लेते थे, इवन दो कि वो किस टाइम पे हैं, वो एड्रेस इन्होंने दिया वो कौन सी लोकेशन का है। अब उनके ऑफिस का है तो उनकी वर्किंग आवर्स क्या हैं, और उनके अगर घर का है तो वो किस टाइम पे अवेलेबल होंगे। तो सम टाइम वो घर पे नहीं है तो वो COD है तो कोई नहीं लेगा। तो इस तरीके से जब आप कस्टमर सर्विस करते हो तो आई अचीव 93% स्ट्राइक रेट। अमेजिंग। मतलब आपने किस तरह किया? कस्टमर सपोर्ट एक बनाई हुई थी आपके अंदर, एक टीम थी प्रॉपर? मेन कस्टमर सर्विस था, मेन कस्टमर सर्विस था। आपका डिस्पैचिंग से पहले, ये अब एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि अब तो बड़ा सिस्टमेटिक है। तो आपका कॉल जाती थी कस्टमर को, फिर उसको ईच पॉइंट के ऊपर एक मैसेज जाता था। अब जिस तरीके से अब होता है वो उस टाइम पे वो मैनुअल, अब तो ऑटोमेटिक है ना, वो मैनुअल कंडीशन होती थी, वो करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ई कॉमर्स बिजनेस में आपकी कस्टमर सर्विस है। प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए और कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये तो आपने रिटर्न्स के ऊपर जो है ना आपने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना लिया, कंट्रोल कर लिया। अब COD क्या उस टाइम था? लोगों को पता था, अवेयरनेस थी? या जो आजकल जो अब तो बहुत इजी हो गया ना, जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं उनको समझ आ गई है, उस टाइम क्या था ये, या फिर आपने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया? अब वो समझ लें वो मेरे लिए बड़ा टफ टास्क था। मैं जब किसी भी कुरियर कंपनी के पास जाता था, वो एक्चुअली उनकी जो आदत हुई थी वो या तो पर्सनल शिपमेंट्स, वो तो बहुत कम, बट बैंक के कार्ड्स और स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो उनका प्रैक्टिस बिजनेस था बेसिकली। और 2014 में जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपको पेमेंट लेनी है फिर शिपमेंट देना है, तो वो भाई हम काम नहीं करते। सो ऐसे मुझे रिस्पांस मिलता था। तो मैं काफ़ी कुरियर कंपनीज के साथ बैठा, उनको मॉड्यूल समझाया। बहुत तो ऐसी हैं इसके अंदर जिनका वो जो टैग है वो मैंने बैठ के डिज़ाइन करवाया। वाह। सो किस तरह COD के ऊपर क्या चेक्स पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरीके से पेमेंट मोड होनी चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो सारा एक सिस्टम बनाया है। सो या वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। इसमें हम स्टार्ट विथ, वो बड़ी कंपनीज थी, ऐसा नहीं है छोटी हो। स्टार्ट विथ स्काईकॉम, इट वाज दैट टाइम इज़ अ बिगर कंपनी इन द इंडियन कंपनी। दैन वी स्टार्टेड टीम एक्सप्रेस, DTDC, TFM, मैनी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप उन पायनियर्स में से हैं जिन्होंने COD इंट्रोड्यूस करवाया था इन द UAE? या समवेयर, यस। क्योंकि आप किसी बता रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम आपने कुछ कोरियर कंपनीज में वहाँ बैठ के उनको समझाया, फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और एक सिस्टम के फॉर्म में आपके साथ मिलके काम किया। बिल्कुल। ग्रेट। इसके लिए मैं आपको दाद देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब तो बहुत इजी है। उस टाइम अगर मैं सोचूं तो मैं भी कहूँगा यार कि कैसे हो सकता है, पैसे हमारे मारे जाएंगे, या फिर इसमें बहुत सारे इश्यूज बनते थे उस टाइम पे। ड्राइवर से मिस हो गए पैसे, किस तरीके से वो, अब वो नंबर ऑफ़ शिपमेंट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत कम है। 100 दिरहम्स की वैल्यू होती है, बट नंबर ऑफ़ शिपमेंट 500 से 800 के बीच हैं। तो इसके लिए एक बड़ा बिग
सिस्टमेटिक वर्क बनाना पड़ता था। तो कई कई घंटे हमें MIS रिपोर्ट के ऊपर बैठना पड़ जाता था कि कौन सा शिपमेंट कहाँ मिस है। सो इज़ व्हाट अ ग्रेट जर्नी एक्चुअली, बड़ा मज़ा भी आता था। ज़बरदस्त। तो शशका ब्रांड आपने कब तक चलाया और क्या बाद में आपने इसको सेल किया या अभी भी एग्जिस्ट करता है? एक्चुअली सर शशका मैंने 2017 तक चलाया है। ओके। एक सबसे बड़ा रीज़न था कि ये इतना रैपिडली और इतना फास्टली मुझे बिज़नेस रिस्पॉन्स मिल रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और मैं फैलता जा रहा था। सो इंटायर गल्फ़ में सऊदी, हमारा ओमान, कतर, इस सारे कंप्लीट गल्फ़ के अंदर हमारी डिलीवरी थी, हमारे डिपोज बने हुए थे और वी स्टार्टेड श्रीलंका। और दैट टाइम श्रीलंका जो है 2017 के आसपास ही हमने स्टार्ट किया था और वो भी एक वर्जन मार्केट थी, न्यू मार्केट थी। सो वहाँ हमें मतलब लोकल करेंसी में 1 CR की सेल आने लग गई और मार्केटिंग मतलब 1 CR में 1 करोड़। 1 करोड़। सो इट्स अ ह्यूज नंबर। सो अब वो हमें बहुत सा स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि हाँ जब एज अ बिज़नेस जहाँ पे बिज़नेस है वहाँ पे बंदा करता है। और 2017 में बेसिकली फ़ेसबुक की मार्केटिंग UAE के लिए, गल्फ़ के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी थी। तो ये था कि हमारा मेरे ख्याल से कुछ 10 dirham की लीड पड़ना शुरू हो गई थी जो फिल्स में होती थी, और जब क्लोजिंग पे जाएगी तो वो कितनी ज़्यादा कॉस्ट कर जाएगी। सो वो लंका के अंदर जो है हमने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था, बट वहाँ पे भी हमें कुछ डाउनफॉल आ गए। ओके। वो इस तरीके से था कि हाँ नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स तो बहुत थे, बट ये चीज़ हमने नहीं देखी थी कि वहाँ वो एक रिमोट एरिया है ज़्यादातर और वहाँ पे मानसून टाइम भी रहता है हमेशा बारिश का। तो वो हमें एक मिस कैलकुलेशन कहते हैं हो गई या समझ ना आया, हमारे रिटर्न 60% हो गए। वो जो मैं बात कर रहा था कि Right. रिटर्न्स का इशू आता है। ओके। वो इतना सामान, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव भी था इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, तो बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ से भेजना, फिर वो क्लियरेंस, कस्टम, स्टोरेज, तो वो सब में बहुत सारा, और टाइम पे आके हम कैश फ्लो जो है हमारा स्टक हो गया। ओके। तो वो कैश फ्लो स्टक होने की वजह से मुझे अपना शशका ब्रांड फ्लिप करना पड़ा। ओके, तो आपने फिर वो फ्लिप किया? या वो नुमान भाई, वो तो टाइम ऐसा आ चुका था कि मेरे पास लास्टली 40,000 dirham मेरे पॉकेट में पड़े हुए थे। जब भी आपने फ्लिप किया है या उससे पहले? जब फ्लिप किया है तब। फ्लिप किया। क्योंकि फ्लिप पे वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं, वो सारा जो कैश बंद था, या तो वो स्टॉक में पड़ा हुआ था, हाथ में लिक्विडिटी थी नहीं, तो अब वो स्टॉक पोजीशन को दोबारा मंगवाना वो भी मुश्किल है, तो ईजी नहीं था। तो ये फाइनली समझ लीजिए कि जो फंड था जो कमाया था वो या तो सामान में कुछ पड़ा हुआ था, और इन टर्म्स ऑफ कैश मेरे पास सिर्फ 40,000 पड़े हुए थे। ओके। एंड आई वॉज रियली दैट टाइम, दैट वॉज माई डाउनफॉल। सो वो मैं पेमेंट पड़ी थी मेरे पास, मैं जा रहा था, और उस टाइम मार्केटिंग कॉस्ट जो है कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से चलती थी, तो मार्केटिंग जो थी वो ऑलमोस्ट उसकी जो पेमेंट थी वो 40,000 ही थी जो आपने पे करनी थी। और आपकी जेब में सिर्फ 40,000 था, वही जो बस आपका लास्ट सा वही बचा हुआ था। था। काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था उसमें। तो 40,000 पड़े थे, कार्ड में पे करने थे। मैं ये सोच रहा था रास्ते में जाते हुए, यार इमरान इसको रोटेट करते हैं, क्योंकि यूए की मार्केट में मार्केटिंग महंगी है, तो वो फेसबुक इतना आसानी से तो बनेगा नहीं, मतलब इतना आसानी से पैसा बनने वाला नहीं है। तो यार क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए तो सोचते हुए जा रहा था। फिर मुझे एक सोच आई कि एज ए हम सूद को बिल्कुल ही ना पसंद नहीं करते, मेरी फैमिली मतलब सख्त खिलाफ हैं। सो यही सोच रहा था कि यार अगर तुम कार्ड्स के पैसे अगर यूज़ करोगे और तुम सूद में जब आओगे तो ये तो खुली जंग है अल्लाह से। तो यहाँ थोड़ा बहुत पावरफुल बंदा है, उससे नहीं लड़ सकते, तो आप अल्लाह से कैसे जंग करोगे, अल्लाह और उसके रसूल से। सो मैंने वहीं से यू टर्न किया और कार्ड में मैंने पे किए पैसे और घर पे आ गया। अब मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो आपका लास्ट जो सर्वाइवल पत्ता था 40,000 dirham, वो आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी? बिल्कुल। अब मेरे पास कुछ नहीं था, घर गया, खाना खा रहा था, खाना खाया,
अब देखिए, जब आप कुछ आपका बिलीव होता है ना, तो अल्लाह आपकी मदद करता है। अब मैं जैसे ही घर पहुंच के खाना खा रहा हूँ, खाना से फ्री हुआ, तो एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसका कॉल आया मुझे, यार इमरान वो एक पेमेंट है वो खुली हुई है, 96,000 या 98,000 थी, ये यार वो उठा लेना। मैंने ठीक है, और अगर कोई बिज़नेस तुम्हें समझ में आ रहा हो ना, तो अभी ये फ्री पड़े हैं तो तू लगा ले, जो भी हिसाब किताब होंगे देख लेंगे। मैंने यार अच्छा है, वेरी गुड। ₹1,00,000 आया। अब मेरे पास पैसे तो आ गए, अब काम क्या करूँ, ये था टेंशन। उसी थोड़ी देर के बाद मुझे एक दूसरे दोस्त का कॉल आता है सऊदी से, इमरान यहाँ मोबाइल का काम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा मार्जिन है, चाइनीज़ मोबाइल यहाँ पे अच्छे प्राइसेस में बिक रहे हैं, एंड इट्स ई कॉमर्स। हाँ, सो ऑलमोस्ट 5.5 इंच के जो चाइनीज़ मोबाइल हैं वो ऑलमोस्ट इस यूएई के मार्केट में बिलो 100 दिरहम्स में अवेलेबल थे, और वहाँ पे 350 और 400 दिरहम्स में बिक रहे थे। तो यार ₹1,00,000 होंगे ना, तो बिज़नेस बड़ा अच्छा जनरेट हो सकता है। अब देखें अल्लाह का क्या निज़ाम है। देखिए, ये बेसिकली एक जंग होती है इंसान की अपने आप से भी, अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये उस टाइम ये फ़ैसला करते कि यार इमरान छोड़, यार क्या 40,000 दिरहम तो है ना, इसको मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ, इंटरेस्ट आए सूद आए कोई मसला नहीं, बाद में देखेंगे। लेकिन क्योंकि आप उस टाइम इस ऐसी सिचुएशन में थे कि आप अपने आप से लड़ रहे थे, ठीक है, और ऊपर अल्लाह ताला आपको देख रहा था कि यार कि ये बंदा, मेरा बंदा किस तरफ जाता है, और आपने क्योंकि एक सही फ़ैसला लिया, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खोल दिए। बिल्कुल बिल्कुल, टचिंग माई हार्ट। उस वक्त में नुमान भाई, वो बिज़नेस ने मुझे विदिन 3 मंथ्स में दोबारा स्टैंड करवा दिया था। स्ट्रॉन्ग बिलीव। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो सऊदी के कुछ कस्टम्स के रूल्स चेंज हुए थे, तो हाँ उसके अंदर मार्जिन्स कम थे। अच्छा, वहाँ पे भी रिटर्न्स का इशू था। हाँ, मोबाइल्स में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ई कॉमर्स में तो सबसे बड़ा जो फंडा होता है ना, वो आपके रिटर्न्स का ही होता है। नंबर ऑफ ऑर्डर लाना, नंबर्स ऑफ सेल दिखाना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपका मार्जिन निकालना, उसको रिटर्न को मैनेज करना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है ई कॉमर्स में। तो बेसिकली वो बंद हुआ, उस पे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई। उस टाइम तक यहाँ पे नून आ चुका था, एंड नून वाज सपोर्टिंग वेरी गुड वे। मतलब बहुत कम कमीशन, मार्जिन्स बहुत ज़्यादा थे, अच्छे थे, क्योंकि मार्केटिंग आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी थी। तो वो नून की जो है मार्केटिंग कॉस्ट हमें बड़ी कम लग रही थी। तो ये बेसिकली जो मोबाइल वाला आपका बिज़नेस था, ये तो आपने किया सऊदीया में, ठीक है, और वो आपने 1 साल किया। हाँ, यू कैन से 8-9 मंथ या 6 मंथ लाइक किया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूँ, तो पहले आपने टी शर्ट्स का काम स्टार्ट किया फेसबुक से, ठीक है, राइट, अपना ब्रांड बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कुछ समझ आया कि मोबाइल सेल करते हैं इनके ऐसे। इन बिटवीन हमने एसेसरीज में भी काफ़ी काम किया था। काफ़ी देखिए, ई कॉमर्स में उस टाइम पे बड़ा रूम था। एग्जैक्टली हमने 11-in-1 की डील बनाई, 16-in-1 की डील बनाई, सेल्फीज़ की डील बनाई, मतलब यू नेम इट एंड वी डिड इट। तो सऊदीया में कौन सी मार्केट प्लेस पे आपने मोबाइल सेल किए? कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था? नहीं, डायरेक्ट ऑन वेबसाइट। ऑन वेबसाइट, तो मतलब आपने एक शॉपिफाई की टाइप का अपना खुद का स्टोर बनाया? अब शॉपिफाई तो अब आया हुआ है। ना, उस वक्त में वर्डप्रेस रहता था, वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे आता था। तो ट्रैफिक कहाँ से आ रही थी? अगेन फेसबुक से? अगेन फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोज आर द स्ट्रॉन्ग मीडियम्स। तो मतलब मोबाइल सेल करने तक आप फेसबुक की मार्केटिंग ही यूज़ कर रहे थे? फेसबुक की मार्केटिंग देखें आज भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, सही है, मार्केटिंग वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तो है, बट अब सोशल मीडिया को आपको हाथ में रखना ही है। एज अ ई कॉमर्स बिजनेस पर्सन आपको सोशल मीडिया पे रहना ही पड़ेगा। इसमें आज इस वक्त में जैसे टिकटॉक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है वो। तो इस तरह का वो आपकी एक समझ लीजिए अपने बिजनेस को कस्टमर तक पहुंचाने की एक मीडियम है। सही है, बिल्कुल ऐसे तो वो हमेशा आपका रहेगा। मैं फेसबुक के साथ 2014 से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। ज़बरदस्त। तो आपका जो मोबाइल वाला जो एसेसरीज वाला काम था KSA में, आपने उसको फिर क्लोज़ किया। फिर जैसे ही नून का प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश हुआ इन द UAE, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में तो आ रहा होगा यार एक नया प्लेटफॉर्म आया, उसको हम टेस्ट करते हैं।
तो फिर क्या आपने नून की तरफ गए या फिर क्या कैसे डेफिनेटली सी देखें, आप जब ई कॉमर्स में रहते हैं ना तो आपको अपॉर्चुनिटीज समझनी पड़ती हैं। और मुझे कोई ऐसा कोई सिखाने वाला था नहीं, अपने ही सेल्फ लर्निंग थी पूरी। तो जब नून स्टार्ट हुआ सो मैंने ट्राई किया नून को। और जब फेसबुक मुझसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है मार्केटिंग और इस कंपैरेटिवली सिर्फ नून कमीशन ले रहा है, सो विच वन इज़ बेटर? लास्ट माइल डिलीवरी वो कर रहा है, सब कुछ मैनेजमेंट वो कर रहा है, तो या इज़ वॉज वेरी गुड। और मैंने उस नून के ऊपर मिलियंस का बिजनेस किया। ओह माशाल्लाह। तो कैटेगरी कौन सी थी नून के ऊपर आपकी? सर बेसिकली या तो बिजनेस मॉडल क्या था ये मैं आप बिजनेस मॉडल कह दें कि होलसेल। ओके होलसेल एंड ब्रांडेड होलसेल। ओके, मतलब आप ब्रांड्स को सेल कर रहे थे और जेनेरिक प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे, और अभी भी आप कर रहे हैं basically। बिल्कुल। अब जो ज़्यादातर मैं पीएल और अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स पे डील कर रहा हूँ। तो नून पे बेसिकली एक क्वेश्चन मेरा ये आपसे ये है कि उस टाइम तो नून पे कोई मार्केटिंग टूल अवेलेबल नहीं था। जैसे अभी रिसेंटली 6 महीने पहले ही नून ने कैंपेन्स या ये पीपीसी स्टार्ट किया, तो उस टाइम भी नून पे ट्रैफिक लाने के लिए या सेल करने के लिए आप अगेन फेसबुक मार्केटिंग का सहारा ले लेते क्या फिर नून की तरफ से कुछ? इतनी ज़रूरत उस टाइम पे नहीं पड़ती है कि नून खुद ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा था मार्केटिंग के ऊपर। वो कस्टमर एक्विजिशन कर रहा था उस टाइम पे। तो ऑटोमेटिकली जो जिन लोगों ने स्टार्ट किया पैसा फेंका, तो नून की तरफ से उनको खुद ही कवरेज मिलती गई और उनकी विजिबिलिटी बढ़ती गई। उसमें कहीं कहीं हमने अपनी भी एक्सपर्टीज़ यूज़ की इस तरीके से कि कुछ हमारी खुद की प्रोडक्ट हमने फेसबुक पे ट्रैफिक नून को ही दी। एट द एंड जैसे विंटर सीज़न होता था तो विंटर में हमारे पास विंटर क्लोथ्स होते थे, हुडीज़ होती थी, तो वो हुडीज़ हम मार्केट करते थे और ट्रैफिक हम नून को देते थे, ऑर्डर वो नून पे डालते थे। तो एट द एंड प्रोडक्ट तो वो मेरा ही बिक रहा है ना। तो वो आपको बिजनेस में रहते हुए प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री को देखते हुए आपको या प्लान करना पड़ता है। तो हाँ, समवेयर करते थे बट वो बड़ा मिनिमल सेगमेंट रहता था। नून की अपनी ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो जहाँ तक अगर मेरी असेसमेंट है तो उस टाइम तो प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कंपटीशन ना होने के बराबर था। जिन लोगों ने स्टार्ट किया तो 40-50% तो नेट प्रॉफिट कमाया होगा उस टाइम। मोर देन 40-50 या द फ्यू प्रोडक्ट्स, मतलब एवरेज आपका 40% तो आ जाता था। 40%। एंड दैट वाज माय पोर्टफोलियो वाज 40,000 SKU। 40,000 SKU होते थे मेरे उस टाइम पे। सो या बहुत अच्छा था बिजनेस, बड़ा मज़ेदार था उस टाइम पे। अब क्या हुआ कि कुछ मार्केट प्लेस स्ट्रिक्ट भी हो गए हैं और एक्चुअली क्वालिटी ला रहे हैं लोगों ने। अब एक इंडस्ट्री के बारे में जब आपको पता नहीं है, आपको एक ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल आज समझ में आ गया लोगों को, वो शुरू से यही करना शुरू कर चुके थे। अब अगर मैं एक प्रोडक्ट रखता हूँ और वो प्रोडक्ट मैंने सेल आउट कर दी है, सो आर यू एबल टू गेट इट? नो। सो कहाँ से वो प्रोडक्ट लानी है? वो सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए। अब उसकी रिजेबलेंस हुई हुई प्रोडक्ट आप उठा के दे रहे हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज़ मैंने। तो नून ने भी बड़ा स्ट्रिक्ट किया। मार्केट प्लेस जो है वो आहिस्ते आहिस्ते इस वक्त में नो सिक्के बहुत आए हुए हैं। तो उन्होंने मार्केट प्लेस को बड़ा डैमेज किया है। और बेसिकली व्हेन यू आर अ सेलर, सो एज अ सेलर रेपुटेशन जो है वो मार्केट प्लेस की है मार्केट के सामने, कस्टमर के सामने। सो मार्केट प्लेस को अपना कस्टमर बचाना है, ना कि सेलर के। वो सेलर अब बहुत हो चुके हैं। एग्जैक्टली। तो आपने क्या नून के साथ साथ उस टाइम अमेज़ॉन के ऊपर भी बिज़नेस स्टार्ट किया था कि बाद में किया? सर देखिए, 2017 में ही मैं मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उससे पहले तो मैं देखता ही नहीं था क्योंकि अपने ही बहुत है। सो 2017 में फिर मैंने मार्केट प्लेस देखना शुरू किया। उसमें मुझे नून दिखा, वादी.com था, अवोक था उस टाइम पे, और उसके अलावा उसके बाद मेरे ख्याल से ये 2020 के बाद ही या 19 के बाद ही मेरे ख्याल से अमेज़ोन आया था। सूक को एक्वायर किया था उसने। सो उस टाइम पे भी मुझे अमेज़ोन समझ में नहीं आ रहा था। सो अमेज़ोन, हाँ, मैंने लेट स्टार्ट किया है, 2021 में मैंने अमेज़ोन स्टार्ट किया है। बट जब अमेज़ोन स्टार्ट किया तो मुझे ये समझ में आया, यार देयर इज समथिंग जो क्लैरिटी, और एक्चुअली ही इज़ द फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स, राइट? एग्जैक्टली। सो जो सपोर्टिंग टूल्स हैं, जो क्लैरिटी उसके पास है, या और जो ब्रांड बिल्डिंग आप कर सकते हो, वो अमेज़ोन इज़ अ बेटर मार्केट प्लेस।
तो अभी आप इस टाइम अमेज़ोन पे भी काम कर रहे हैं, नून पे भी कर रहे हैं और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं। राइट। तो क्या अमेज़ोन के ने आपको क्या सेलर फ्लेक्स दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल। ओके। अमेज़ोन, ये आपको कहा ना कि जिस तरह वो अमेज़ोन इज़ अ फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स, तो उसने बड़ी आसानी दी हुई है एज अ कस्टमर भी और एज अ सेलर भी। तो बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हैं, जैसे मेरे पास मुझे जो है उन्होंने सेलर फ्लेक्सी दे दिया है, तो वॉट एवर इन्वेंट्री आई वॉन्ट टू पुट इट, सो मुझे FBA नहीं करवाना। एग्जैक्टली। आई हैव एक्सेस, मैं उसको प्राइम बटन दे सकता हूँ, बट हाँ देयर इज़ अ सडन कमिटमेंट्स जो आपको पूरे करने, नहीं तो देयर इज़ अ ह्यूज लॉसेस। तो बड़े बड़े फ़ाइन मारता है अमेज़ोन। तो या हाँ, बट ये है कि बहुत सारे मार्केट प्लेस से जो है मुझे एज मिल जाता है, जिसमें मुझे एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो जाता है और मुझे सेल मिलती है अच्छी उसकी। ज़बरदस्त। तो मुझे आप ये बताएं कि एज अ बिगनर या किसी के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है और वो कंफ्यूज्ड है कि वो नून के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करे या अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करे या दोनों को इकट्ठा स्टार्ट करे, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये आपके मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मॉड्यूल होलसेल है सो बेटर इज़ नून, ओके। या अमेज़ोन, दोनों को मिला के भी लिया जा सकता है। बट आप अगर स्पेशली PL कर रहे हैं, अपनी कोई पर्टिकुलर नीच, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप PL में ला रहे हैं, सो गो विथ अमेज़ोन। ओके। और ई कॉमर्स का सबसे स्टार्ट विथ अमेज़ोन, बट ई कॉमर्स का सबसे अच्छी बात यही है कि आप एज मच एज मल्टी मार्केट प्लेसेस पे आ सकते हैं। सो आप दोनों पे सेल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बिज़नेस मॉडल करना है। मॉडल करना है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अमेज़ोन के TOS बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिक्ट है। तो आपका अकाउंट सस्पेंशन के इश्यूज़, आपके ब्रांड की इश्यूज़, आपके अकाउंट की हेल्थ ख़राब होती है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो क्या नून पे भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं या नून के अंदर ब्रांडेड होलसेल करना एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन ईजी है? तो देखिए, दोनों मार्केट प्लेस के ऊपर ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही चलते हैं। एज़ फार एज के आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो होनी ही चाहिए। तो ये अमेज़ोन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले जाता है, नून थोड़ा आपको सपोर्ट कर जाता है, बट ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो पूरा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी इन लाइक कि अगर आपने इवन नून के ऊपर भी कोई ब्रांड सेल करना है तो आप लिस्ट तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम आए तब नून आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा कि नून पहले ही रैंडमली भी मांगता मांग सकता है। देखिए, पहले तो लिस्ट करते हुए नहीं मांगता। नहीं मांगता कोई ख़ास। अमेज़ोन सम टाइम मांग लेता है, बट जैसे कि वो उसकी गेटेड कैटेगरीज होती हैं नून में। आप बड़े ब्रांड्स को डायरेक्टली ऐसा नहीं मीटू करके या लाइव करके सेल नहीं कर सकते। वो अनगेटेड आपको करवाना पड़ता है। वो अकाउंट मैनेजर्स के थ्रू जाएँ, अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपनी KYC दीजिए, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं सेल करना। बट उसमें यह है कि आपका दोनों प्लेटफॉर्म अगर ब्रांडेड में बात करें तो हाँ, देयर इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। ज़बरदस्त। बिल्कुल, मैं भी लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि PL करना है, प्राइवेट लेबल करना है तो अमेज़ोन पे करें, क्योंकि उसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं। आपको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है ग्रो करने के लिए, ब्रांड स्ट्रेटजीज आप बना सकते हैं, फिर आपके पास ब्रांड एड्स की फ़ीचर्स अवेलेबल होती हैं, फिर आप अपने बिज़नेस को फ्लिप कर सकते हैं। राइट। ज़बरदस्त हो गया। चलिए, तो बड़ा अच्छा लगा आपकी पूरी एक जर्नी के बारे में जानने के लिए। तो एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको आपकी अभी जो एंटरप्रेन्योर लाइफ है इसमें आपका सबसे वर्स्ट तरीन डिसीजन क्या अभी तक का है? ऐसे तो बहुत हैं। सबसे वर्स्ट डिसीजन है मेरा सिटी कॉमर्स लाना। सिटी कॉमर्स ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि एज़ फार एज़ आई नो यूई के अंदर इस टाइम सिटी कॉमर्स ही है जो KSTA से अप्रूव्ड है और लीगल वे में जो सेलर्स हैं या वो लोग जो सीखना चाहते हैं उनको एक लीगल वे में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई कि मैं समझाता हूँ आपको। मैंने जब सिटी कॉमर्स को फाउंड किया, उसमें मैं अपनी 8 साल की जो जर्नी है उसमें जो मैंने मिस्टेक्स की और जो मैं देख रहा था लोग गलत एंगल के ऊपर बता रहे हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि ओवर नाइट आप मिलीनियर बन गए, आपको
कुछ समझ में आ गया, ई कॉमर्स आपको समझ आ गया तो आप बिंगो, आपके पास बहुत पैसा आ गया। सो इस तरह नहीं था। सो मैंने ये सोचा था कि एक सही राइटफुल इन्फॉर्मेशन जो असल ई कॉमर्स है, जो मैंने भी किया हुआ है और अब काफ़ी चेंज है ई कॉमर्स, तो मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ एक लीगल एंटिटी के साथ आके, और पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आऊँ और एक अथेंटिक होना चाहिए। बट मुझे ये नहीं पता था कि यार ट्रेनिंग के साथ आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी कि वो ट्रेनी जो है उसकी सक्सेस स्टोरी भी बननी चाहिए या वो सक्सेसफुल भी होना चाहिए। तो आई एम शॉक्ड मैन व्हेन आई सॉ दैट कि यार ये तो इस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट वे, सो नोबडी कैन गिव दैट, राइट। लेकिन जितने भी लोग हैं जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो मंजन सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल जो एक कॉन्सेप्ट है ना मंजन सेलिंग, ये हमारे एशियन साइड पे बहुत ज़्यादा हो गया है। इनफैक्ट इसको मैं टोटली निगेट करता हूँ। अगर एक छोटी सी एग्जांपल है, आपकी कार ख़राब हो जाती है, ठीक है, अब क्या उस कार को आप खुद ही रिपेयर कर सकते हैं? नहीं, आपको किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिक उस चीज़ का एक्सपर्ट है, तो वो आपके अपने आवर्स स्पेंड कर रहा है आपकी चीज़ को ठीक करने के लिए, उसके वो पैसे लेगा, ठीक है। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही एक अजीब सा लगता है, खासतौर इस पर मीम्स भी बहुत बन रहे हैं आजकल, पाकिस्तान में बनते भी रहे हैं, ट्रेंडिंग है ये तो, ट्रेनिंग्स है ये तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर तो क्या ये सिटी कॉमर्स भी मंजन सेल नहीं कर रहा? यार हाँ, बेसिकली मैं यही देखता हूँ कि ये ट्रेनिंग पार्ट, अच्छा आप कोरा साइड जाओ ना तो बड़ी वैल्यू है, बड़ी इज़्ज़त है और उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। वो अपना जो जर्नी उसने निकाली या उसने जो एक्सपीरियंस किया उसका निचोड़ आपको देता है, और वेदर हाउ यू गोना बी यूज़ इट इट्स अप टू दैट। हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि इसको मंजन बना दिया गया। अब किसी ने, बहुत सारे ऐसे कि मेरे ही इंस्टीट्यूट से सीखे और वो टिकटॉक के ऊपर आ गए और टिकटॉक पे वो क्लासेस दे रहे हैं यहाँ पे अपनी। सो बेसिकली यही हो रहा है कि बहुत आसान है प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा ट्रेनिंग बेचना। आपने थोड़े सचके दिखाने हैं, 2-4 वर्ड्स बड़े बता देने हैं, ASN क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इस तरीके के थोड़े से टर्म्स आपने बता दिए और बिंगो आप ट्रेनर बन गए। सो हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है, इस मार्केट के भी अंदर हुआ है, पाकिस्तान और ख़ास करके हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो समवेयर सर ये मंजन जो है, मैं यही नहीं चाह रहा था कि ये मंजन बने, बट अब मुझे ट्रेनिंग या ई कॉमर्स समझाने के बजाय मुझे ये समझाना पड़ रहा है लोगों को कि ये मंजन नहीं है। सो दैट्स व्हाई इज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, वो ये समझते हैं जी कि मैं आज ट्रेनिंग लूँगा और नेक्स्ट डे से मेरी सेल स्टार्ट हो जाएंगी और 1 महीने के बाद जो है ना मैं प्रॉफिट्स कमा लूँगा। सर वो बढ़ा दी जाती हैं असल में, उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो कंटेंट इस तरीके का दिया जाता है जिसमें लोगों को अनफोर्सीन उनकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। एग्जैक्टली। अब आपका ऐसा नहीं है। देखिए ई कॉमर्स बिजनेस जो मैंने किया था 2014 में वो टैली डिफरेंट सिनेरियो था। आज वो बड़ा प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक काम हो चुका है। एग्जैक्टली। अब इतना आसान नहीं है आपको। हाँ, ये एक कंपैरिजन ले लें कि एक ऑफलाइन बिजनेस और एक ऑनलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ऑफलाइन बिजनेस के लिए आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, पर्टिकुलर मार्केट में चाहिए, उसमें आपकी एक अपफ्रंट कॉस्ट लग जाएगी, वो शॉप का आपका रेंट देना पड़ा है या आपको उसको की मनी वॉटेवर वो देनी पड़ी, ये हो सकता है। वो समझ लें लेट्स सपोज 100,000 दरहम आपके वहाँ पे एक्सपेंड हो जाते हैं और उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट चाहिए और आपकी फिर एक लिमिटेशन है उस शॉप की या उस लोकेशन की। उसका फुटफॉल आप मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी होगी 500, 1000, उससे ऊपर नहीं हो सकती है, कैपेसिटी होती है ऑफलाइन मार्केट में। और यहीं पे एडवांटेज आता है ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी नहीं करनी। आपने 5,000 का लाइसेंस बनाया, 8,000 का आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया, प्रोडक्ट के इन्वेस्ट की, आपकी टोटल कॉस्ट 15,000 रुपये आ गई। तो यहाँ पे आपको एक बात करके आपसे पूछूंगा कि यूई के अंदर कोई ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहता है तो व्हाट इज़ द लीगल वे, मिनिमम जो लाइसेंस कॉस्ट है वो क्या होती है, और क्या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे आके यूई के अंदर? या ऑफ कोर्स। ओके।
सी यूएई की सबसे अच्छी बात यही है, ये बड़ा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। उसने बहुतों को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रोथ यहीं पे हुई है, तो आई लव इट। ये माई सेकंड कंट्री। सो यूएई बड़ा फ्रेंडली है, आपको बड़े अच्छे ऑप्शंस दिए हैं उसने। आप फ्री जोन का लाइसेंस बना के ई कॉमर्स 5000 समथिंग 5750 ई कॉमर्स लाइसेंस बन जाता है वो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। जब मैंने 2011 में लाइसेंस बनवाया था, तो देयर इज़ अ कॉस्ट फॉर लाइसेंस, वी हैव टू शो मनी फॉर 60,000 टू द बैंक ओनली। 60,000 था या 100,000 था, वो बैंक ओनली। और लाइसेंस की कॉस्ट रफली कुछ 30,000 के करीब आई थी, सिंगल ट्रेडिंग कंपनी। सो या एंड देन वाज सिटी शॉप आई स्टार्टेड। I spent 45,000 dirhams for license only. It's a trading license, general trading license. So अब तो बहुत सस्ता हो चुका है। कितना आपको 5,000 में आपका लाइसेंस बन सकता है। तो बहुत इजी उन्होंने कर दिया है कि आप यूएई में आएँ और चाहे ई कॉमर्स करना है या ट्रेडिंग करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। अब तो काफ़ी समर पैकेजेस भी आए हुए हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे। आपको मेरे हिसाब से अगर आपके पास वीज़ा वगैरह अगर नहीं चाहिए तो 5 से 8,000 बहुत है। तो ये बताएं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप बिज़नेस करने आ रहे हैं यूएई के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो इस टाइम आप ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है इन द यूएई या मिडल ईस्ट क्या देख रहे हैं और कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट ग्रो करेगी? सर 2014 से मैं आज तक ग्रोथ ही देखता रहा हूँ, इसके अंदर ग्रोथ ही आ रही है। कुछ नंबर्स लास्ट में हमने देखे थे, कुछ मैंने लास्ट ईयर कुछ नून ने कुछ 250 मिलियन का शायद बिजनेस क्लोज किया है। आई एम नॉट श्योर, अभी मुझे से याद नहीं है, बट और अमेज़ॉन ने कुछ 450 मिलियन का बिजनेस कुछ क्रॉस किया है आई थिंक। एंड दे एक्सपेक्टिंग इन दिस ईयर इज़ $1 बिलियन। सो अभी बहुत रूम है। और मैं केस स्टडी भी पढ़ रहा था कि ये इन्होंने अगले 5 ईयर्स का जो उन्होंने प्लान किया है ना, वो कह के $10 मिलियन को हिट करना है फॉर 10 बिलियन। तो कितनी ग्रोथ है। और मज़े की बात है कि यूई को आप एक अपनी हब बना के यहाँ पे आके यूई के अंदर आप अदर जो कंट्रीज़ हैं गल्फ की, वहाँ पे इनको टारगेट कर सकते हैं। ईजी एक्सेस कर दिया है आपको। अगर सऊदी डिलीवरी करनी है, गल्फ में तो कहीं पे भी डिलीवरी करनी है, इज़ वेरी इजी। इस नंबर ऑफ बहुत अच्छे रेट्स पे वो डिलीवर कर देते हैं। इवन दो अगर आपको यूरोप साइड पे भी करनी है तो बहुत कन्वीनियंट वे है। सो बिज़नेस के लिए आई वुड रिकमेंड कि दुबई इज़ अ बेस्ट सिटी। ये तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ। ये मुझे अब कुछ लोगों का ये मानना है जी कि जैसे आप फ्री में कंटेंट डाल रहे होते हो या फिर आप ये कह रहे होते हैं कि भाई आप हमसे फ्री में आके सीख लें, इसका क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है? सर फ्री में तो अब एडवाइस भी नहीं मिलती। देखिए एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग फ्री इट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। जैसे फेसबुक आपको फ्री में एंटरटेनमेंट दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, तो वो आपका डेटा बिजनेसेस को बेच रहा है। इस तरीके से अगर मैं फ्री ट्रेनिंग देना शुरू करता हूँ या फ्री में देना शुरू करता हूँ कुछ भी, तो उसका मतलब कि मैं आपको अपना सेल्समैन बनाऊँगा या मेरी प्रोडक्ट बिकवाऊँगा। सिंपल और स्ट्रेट अवे सिटी कॉमर्स कुछ फ्री में नहीं देता। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की जो मेरी जर्नी है उसका निचोड़ है, और वो राइट इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको दे रहा हूँ। आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसकी एक सडन कॉस्ट है, वो कॉस्ट पे करें। इसके अलावा कोई कमिटमेंट हमारा आपकी साइड नहीं है। इन अ वे इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट इन अ सर्विस टर्म्स, सिटी कॉमर्स सिटी ग्रुप विथ यू। परफेक्ट। ये मुझे आप बताएं इमरान भाई कि सिटी कॉमर्स में कोई भी बंदा क्यों आए, उसको अगर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि मार्केट में तो और भी बहुत लोग हैं। इवन इसमें एक और क्वेश्चन भी मेरा आपसे कि क्या कुछ लोग जो गुरुज़ बने हुए हैं, जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, क्या कभी उन्होंने ख़ुद भी बिज़नेस किया? और प्लस अगर वो सिटी कॉमर्स को देखते हैं तो वो इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे कि एक ऐसा गुरु है जिसने कभी लाइफ में ख़ुद बिज़नेस नहीं किया और यूट्यूब की वीडियोस देख के मैं क्या करूँ, कुछ लोगों को मेंशन नहीं कर सकता। मैं खुद यूट्यूब पे मेरी वीडियोस फ्री में पड़ी हुई हैं। उन्हीं वीडियोस को बेसिकली लोगों ने क्या किया है कि देख के कोर्स बनाए हुए हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि उन लोगों के से सिटी कॉमर्स का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप क्या लोगों को एक्स्ट्रा एडवांटेज लगेगा कि वो आपके पास आएँ? सर देखिए, सिटी कॉमर्स ने कभी भी आपसे कमिटमेंट ये किया ही नहीं है कि आप बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे या इसी से आप बनोगे।
देखिए सिटी कॉमर्स ने हमेशा एक सिंपल ही बात की है, जो मैं आज भी करता हूँ, बताता हूँ आपको कि एटलीस्ट यू शुड नो दैट ई कॉमर्स बिजनेस है क्या। आप ऑनलाइन पे भी समझ सकते हो, सीख सकते हो, देख सकते हो, बट उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके जो बिज़नेस मॉड्यूल्स हैं, वो आपको वो मार्केट प्लेस नहीं सिखाएगा। अच्छा, दूसरा जो ऑलरेडी लोग आके बैठ के जैसे हमसे ही सीखा और फिर अपनी दुकान चमका ली है, तो अब वो बड़ा इजी हो गया है ना प्रोडक्ट से ट्रेनिंग बेचना। सो आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड है क्या वो इसी बिजनेस से ही बिजनेसमैन बना हुआ है ट्रेनिंग के, या उसका बैकग्राउंड कोई और बिजनेसेस हैं। पहले आप ये देख लें, और एटलीस्ट उसकी 3 साल की अपनी बिजनेस की हिस्ट्री होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि कुछ लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं, नंबर्स के ऊपर मत जाए, सक्सेस स्टोरीज बता रहे होते हैं कि हमने इतने मिलियंस का फॉर एग्जाम्पल टर्नओवर कर लिया। अब लोगों को ये नहीं पता कि टर्नओवर और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है। वो समझते हैं कि यार महीने का ये 10,000 कमा रहा है, तो इसका मतलब ये इसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट वो 15% हो, 10% हो, 5%, उनको पता नहीं होता। सम टाइम तो नेगेटिव में भी चला जा रहा होता है। तो बेसिकली कभी भी मैं यही कहता हूँ कि कभी भी आप ई कॉमर्स में नंबर्स पे तो जाए नहीं। कोई मिलियंस की सेल है या बहुत एक्सपर्सनली उसने सेल की हुई है, नेवर। तो आप ये कह रहे हैं जी कि चाहे कोई बंदा सिटी कॉमर्स आए या ना आए, लेकिन वो इस चीज़ को ज़रूर देखे कि आप जिसके पास जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसको कितना टाइम हो गया है, और वो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है। क्या वो खाली आपको प्रैक्टिकल क्या खाली आपको वो थ्योरी करवा रहा है या प्रैक्टिकल भी करवाता है। और अगर आपके पास कोई इशू आ जाता है तो आपके पास एक ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हों जहाँ पे आप जाएं और आपको सेम जो है ऑन द स्पॉट आपको उसका आंसर मिल जाए। राइट। देखिए, आप जब स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो ट्रेनिंग में क्या चाहिए सब पता तो है, आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो। आपका ही कोर्स बहुत पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, और आपने तो बड़ा अच्छी तरीके से उस पर समझाया हुआ भी है। तो खैर देखिए, जब आपको कुछ समझना है ई कॉमर्स, देखिए इस वक्त के अंदर ज़रूरत है ई कॉमर्स, आगे जाके उसकी बहुत ग्रोथ है। तो आज वो ई कॉमर्स अगर आप समझ गए, बेसिक फंडामेंटल समझ लो, सही है। बेसिक फंडामेंटल समझने के बाद आप एटलीस्ट यू शुड नो दैट कि ई कॉमर्स है क्या। अब उसके ऊपर बिजनेस प्लान क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, वो एटलीस्ट आपको फंडामेंटल जब क्लियर होंगे ना, तब आगे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। लेट्स सपोज यू आर द बिजनेस पर्सन, मैं 15 साल से एक दुकान लेके बैठा हुआ, मेरे पास 1000 SKU हैं। अब मैं दुकान पे तो बहुत अच्छी सेल कर रहा हूँ, बट मुझे भी तो और चैनल्स चाहिए। अब जब मैं किसी के पास, मेरे पास कोई आता है और मुझसे कहता है कि इमरान भाई मैं आपका ई कॉमर्स अमेज़ॉन पे स्टार्ट करवा दूँगा, नून पे स्टार्ट करवा दूँगा, एंड आई चार्ज यू 10,000 dirhams। अब जब मेरा बिजनेस ऐसा दिख रहा है तो मैं शायद उसको नेगोशिएट करूँगा और 5,000 में करवा लूँगा। अब 5,000 में वो वैल्यू क्या प्रोवाइड करेगा? वो मेरे बिज़नेस को लेके तो आ जाएगा ऑनलाइन पे। अब वो मोबाइल से फ़ोटो खींच के ला रहा है, उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कंटेंट का पैरामीटर क्या होना चाहिए, बिज़नेस आया नहीं आया वो सेकेंडरी थिंग है, पहले तो सही होना तो चाहिए। एग्जैक्टली। अब जब आपको एज ए बिजनेस पर्सन आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है तो चूना तो लगा के जाएगा भाई। आपका बड़ा अच्छा बेसिकली पॉइंट है, क्योंकि मेरे पास भी अक्सर लोग आते हैं कि नुमान भाई हमें प्राइवेट लेबल PL लॉन्च करवा दें। तो जब उनको मैं अपनी कॉस्ट बताता हूँ, कहते हैं तो बहुत ज़्यादा है, मार्केट में तो 1000 dirham लेके भी PL लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा उनके पास चले जाएं, फिर आपको वैसा काम ही मिलेगा। फिर क्या होता है कि वो जो है धक्के खा के जब उनके पैसे डूब जाते हैं, फिर मेरे पास आ रहे होते हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि आप उन लोगों के पास जाएं जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के पास जाएं जो आपको पीछे बैकग्राउंड पे लग्जरी कार्स नहीं दिखा रहे होते, या आपको ये नहीं बता रहे होते कि पैसा फेंक रहे हैं आपके ऊपर कि भाई आ जाओ मिलियनर बन जाओगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वालिटी कभी भी सस्ती नहीं मिलती। तो मैं इसके ऊपर आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप क्योंकि आपका सिटी कॉमर्स है वो वाहिद इदारा है जो UAE के अंदर KHDS अप्रूव्ड है, ठीक है। ये वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। माशाल्लाह आपका कितना एक्सपीरियंस है, तकरीबन अगर मैं देखूँ तो आपने स्टार्ट किया था 2010, राइट? ठीक है, एज अ बिजनेस पर्सन 2011 और 10। हाँ, क्योंकि आपके पास कोई आएगा तो आपको एक तरह से बिज़नेस मेंटोरशिप भी उसको मिल रही है, उसको समझ आ रहा है कि बिज़नेस कौन सा करना है, डजेंट मैटर कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ठीक है। दूसरा जो आपके पास ई कॉमर्स का आ रहा है, जो भी बंदा आप उसको ईजिली गाइड कर सकते हैं, भाई ये नून का प्लेटफॉर्म है या अमेज़न का प्लेटफॉर्म है, कारफोर है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इन्वेस्ट करो,
ठीक है। देखिए इन्वेस्टमेंट की पार्ट पे मैं कभी भी आज तक सिटी कॉमर्स ने कभी भी इन्वेस्टमेंट पार्ट के ऊपर सजेशन नहीं दिया। ओके, ऐसे तो गाइड कर देते हैं आप। हाँ, गाइड कर दिया। मेरा क्लेम हमेशा सिटी कॉमर्स में एक ही रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस है, बट अगर आपने मुझसे ट्रेनिंग ली हुई है तो लॉसेस आपको कम हो जाएंगे, That is the main आपका point. रिस्क फैक्टर बहुत Risk कम हो जो है जाएगा। वो डिवाइड हो जाता है। जो बहुत सारे आते हैं हमारे पास, हमारा सेक्शन 3 लग गया, अकाउंट ब्लॉक पड़ा हुआ है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑलमोस्ट नहीं तो नहीं 1000 से ऊपर ट्रेनिंग मेरे हो चुके हैं, माशाल्लाह। और उस ट्रेनिंग में मैं 5% भी नहीं समझता कि अकाउंट ब्लॉक का इशू हो ओके, या उनकी हेल्थ ख़राब भी हो, क्योंकि मेरा प्राइमरी फोकस वो यही है कि आपका बिजनेस मिनिमाइज रिस्क पे आ जाए। यस। अब प्रोडक्ट की क्राइटेरियाज ढूंढने के नॉर्मल है, आपको पता है, आप अपने ही सराउंडिंग में प्रोडक्ट्स समझते हो, आप जिस पे एक्सपर्टीज रखते हो वो प्रोडक्ट को ब्रांड कर दो, सिंपल है काम। सिंपल इज और दैट। बड़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कर लोगे, बट अकाउंट को अब कुछ लोग हैं जिन्होंने आईफोन बेचना शुरू कर दिए। एग्जैक्टली। अब 100,000 की सेल उनकी विदिन 5 to 10 डेज में हुई थी। एग्जैक्टली। अब वो आज तक उनको पैसे मिले ये पूछो। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और हमेशा सिटी कॉमर्स का एक ही कमिटमेंट रहा है, आपको जो असल ई कॉमर्स है उसकी अवेयरनेस, उसके फंडामेंटल्स हम क्लियर करेंगे। हमारा कभी भी ना हमने किसी से इन्वेस्टमेंट ली, ना इन्वेस्टमेंट सजेस्ट की। नाइस। हाँ, कोई अगर हमारे पास हमारा ओपिनियन पूछने आता है तो हम उसको यस और नो में बता देते हैं ये करना चाहिए, सब्जेक्ट रिस्क योर ऑन। असल में इसी वजह से मैं अब हमारी ऑडियंस को भी बताता चलूँ कि मैंने भी सिटी कॉमर्स इमरान के साथ जॉइंट्स हैंड इसलिए किए हैं क्योंकि सिटी कॉमर्स एक वाहिद ऐसा इदारा है जो यूई के अंदर अप्रूव्ड है KHDA से। इसका क्या मतलब है कि जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कोर्स दिया जाएगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जहाँ जो सर्टिफिकेट आप लीगली हर जगह प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका बिज़नेस है, या फिर इवन आपको इमिग्रेशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप एक ई-कॉमर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो इमरान इज रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन देती है, गवर्नमेंट देती है रिकग्नाइजेशन। तो इमरान, जाते हुए मुझे आप एक फ़ाइनल नोट के जो यंग लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है और किस तरह से उनको एक बिज़नेस के को देखना चाहिए, समझना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। पहले आप ये आइडेंटिफाई करें आप करना क्या चाहते हैं, आप बिज़नेस करें या जॉब करना चाहते हैं। अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये आइडेंटिफाई करें कि क्या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, फिर उसमें कुछ टाइम सर्व करें अपना। एज ए फ्रीलांसर आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं, एज ए इंटर्न आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं, जॉब लें, उस इंडस्ट्री को थोड़ा टाइम समझें, समझने के बाद स्लोली उसके अंदर बिज़नेस इन करें और थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके फिर बिज़नेस बनाएं। वन शॉट कभी भी ना कूदें। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ ऐड करूँगा कि अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो मैंने भी एक स्मॉल स्केल से बिज़नेस स्टार्ट किया था। बिज़नेस को समझा, एक VA हायर किया। मेरी पहली जो लॉन्च थी इसमें मुझे 25,000 दिरहम्स का लॉस हुआ था। ठीक है, तो इट वाज ह्यूज फॉर मी, क्योंकि एक जॉब क्विट करने वाला बंदा, इतना ऑब्वियसली बात है, उसको समझ नहीं होती बिज़नेस की, तो वो मार खाता है। बट मैंने कहा कि नहीं यार, एक और ट्राई करते हैं। फिर आई कीप ऑन एडिंग मोर प्रोडक्ट्स। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे अपने 3 ब्रांड्स हैं प्राइवेट लेवल के, एंड आई एम वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो इवन जिनके जो ऑफलाइन इनका बिज़नेस होता है उनको भी हम ऑनलाइन में लेके आते हैं, उनके ब्रांड्स बिल्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हर बिज़नेस की प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आपको उस बिज़नेस की सक्सेस स्टोरीज बता रहे होते हैं, वो आपको जो फेलर्स हैं या जो जहाँ पे उनको नाकामियाँ हुई हैं वो आपके सामने नहीं प्रेजेंट करते। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए भी अप्रिशिएट करूँगा कि जब भी मेरी आपसे बात हुई है तो आप हमेशा उस बिज़नेस के बारे में खुल के बताते हैं कि भाई ये प्रोज है, ये कॉन्स हैं। अगर आपने ये बिज़नेस करना है तो हमेशा समझ लो कि मोर देन 50% उस बिज़नेस में रिस्क रहेगा। राइट, सम बिजनेसेस या कॉस्ट ऐसे जाता है। एंड इन अ वे आपको जब भी आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस मीन्स इज़ अ रिस्क। अब आप समझदार और बेवकूफ़ में फ़र्क ये होता है, समझदार जो है वो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, और जो बेवकूफ़ी करनी होती है वो बिज़नेस उठा लिया कुछ भी।
तो हमेशा अपना कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद उसके अंदर कूदें। ज़बरदस्त हो गया। तो थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगा कि आज हमने डिस्कशन की है जी कि आप ई कॉमर्स के ऊपर किस तरह से अपनी बिज़नेस को नून पे या कारफोर पे या अमेज़ोन पे कर सकते हैं। ये था हमने ब्रांडेड होलसेल और जेनेरिक होलसेल पे डिस्कस किया। अब जो एक बड़ा अनटैप एक जो टॉपिक है ना, वो है प्राइवेट लेवल बिज़नेस मॉडल, जो बहुत कम लोगों को यूई के अंदर अवेयरनेस है और उनको समझ नहीं आती कि इनफैक्ट अगर उनका एक लोकल ब्रांड है और वो फिज़िकली बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको ऑनलाइन कैसे लेके आ सकते हैं और अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड जो है ना वो यूई में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उनके लिए तो बड़ा इजी है। हाँ, उनके लिए बहुत ईजी है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो एक ई कॉमर्स लाइसेंस ले लें, ट्रेडमार्क करवा लें यूई के अंदर, जो 8500 में हो जाता है। फिर एक पीएल लॉन्च करने के लिए मिनिमम आपका 15 to 20,000 दिरहम्स लग जाता है। बिल्कुल। तो मैं लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि जिसने अपना ब्रांड लॉन्च करना है स्क्रैच से, या 3 या 5 पीएल वो लॉन्च करें। उससे क्या होगा कि उनका रिस्क डिवाइड हो जाएगा और जो हमें एफ़र्ट लगनी है 4 महीने में उस ब्रांड को लाइव करने में, तो जो एक प्रोडक्ट की एफ़र्ट है वही 3 या 5 की लगेगी। इन्वेस्टमेंट अभी आपके पास अगर है तो आप अपना प्राइवेट लेबल बिल्ड करें ऑन अमेज़ॉन, और उसकी जो खूबसूरती है कि आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एक अकाउंट फ्लिप किया है और एक अकाउंट को एक्वायर किया है, और हम इन द यूई एज एन एग्रीगेटर के काम के हवाले से भी काम कर रहे हैं कि हम बायर्स को और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आता है कि मेरा पीएल अकाउंट चल रहा है, अब उसके अंदर नेट प्रॉफिट है 5000 दिरहम्स, तो उनका हम एवोल्यूशन लेते हैं, उसकी एक प्रॉपर तरीके से उसको एवेल्यूएट करते हैं कि अच्छा ये अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर इतना प्रॉफिट है और ये इसकी ग्रोथ रेट क्या है, इसकी ट्रेंडिंग एनालिसिस क्या है, फिर हम उस लिहाज से उस अकाउंट को की एवेल्यूएशन करते हैं। तो मिनिमम भी यूई के अंदर आपको 20 टाइम्स आपको मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 5000 दिरहम्स बन रहा है तो आपको उस अकाउंट के ऊपर 16,000 उसकी गुडविल मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है जो यूई के अंदर अनटैप्ड है, और इसके ऊपर जो है हम एक नेक्स्ट लेकिन अभी इस बिज़नेस के बारे में बताऊं तो अब मार्केट में ये चीज़ आने लगी है। ये यूएसए में तो बड़ी काफ़ी देर प्रोमिनेंट से है और काफ़ी गोरे रिच तो है। कब से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए वो तो है ही, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड तो वही है, वही हमें बताते हैं क्या करना है। खैर मतलब ये है कि हाँ, इस मार्केट के अंदर भी ये चीज़ अब आने लगी है। मैंने खुद अपना एक एक्वायर किया है एक अकाउंट। सो हाँ, डेफिनेटली कि इसमें क्या है, इस ई कॉमर्स जो है ना आपकी टाइम गेम है। आपके एफर्ट्स, आपका टाइम वो कैलकुलेट हो रहा होता है। जब मुझे एक रेडी बिजनेस आज मुझे कहो कि इमरान जा कार्टन उठा, सो मैं नहीं करूँगा। एग्जैक्टली। एक वक्त था, एक टाइम था, जो करना था वो किया। आज मैं अकाउंट्स को बाय कर लेता हूँ। एक बिजनेस या एक टाइम स्पेंड करूँ, उस पर मार्केटिंग्स लगाऊँ, वही एक बच्चा मेहनत करे और करके देना चाहता है तो मुझे दे दे। ज़बरदस्त। पैसा बना रहा है तो तू बना भाई, और अगर तुम्हें एक साथ अमाउंट चाहिए तो दे दो मुझे, मैं ख़रीद लेता हूँ। अब मेरा टाइम बचा, सप्लाई चेन मेंटेन करनी थी वो बच गई, मुझे सप्लाई चेन बच गई, मेरा मार्केटिंग के हेडेक्स बच गए, स्टॉक मैनेजमेंट बच गई। तो ये सारा मुझे बच रहा है, मैंने एक साइड दे दिया, ख़त्म हुआ ना। ई कॉमर्स बिज़नेस के दो पर्सपेक्टिव हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी किचन इनकम सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, तो उनको तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि वो जेनेरिक होलसेल से स्टार्ट लें या ब्रांड्स को बेचें और अपनी मैं किचन तो रिकमेंड ये करता हूँ अब, क्योंकि यूएई के अंदर अपनी कॉस्ट है। पाकिस्तान में हो तो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, बट यहाँ पे हमारी कॉस्ट है। तो पहले अपनी बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो फंड की रिक्वायरमेंट है, पहले वो कवर अप करें। अगर आप डायरेक्ट ई कॉमर्स में आ रहे हैं तो आपका किचन और आपकी अकोमोडेशन ये दोनों सॉर्टेड होने चाहिए। एग्जैक्टली। आप नहीं कर पाओगे, महंगी ज़मीन है ये, आप नहीं कर पाओगे विद इन, क्योंकि अब ई कॉमर्स ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा, 3 महीने से 1 साल लग सकता है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में। बट ये जो टाइम जिसने निकाल लिया वो अच्छे प्रॉफिट एंजॉय भी कर सकता है। एग्जैक्टली। तो अब इतने पेशेंस हमारे में नहीं है, लोगों में नहीं है, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। बस वो जो दिखा दे कि मिलियंस बन जाएंगे, चाहे फिर ना बने। बिल्कुल। जिसने अगर स्टार्ट तक करना है एज अ बिगनर, वो होलसेल से कर ले। जिसकी किचन इनकम स्टेबल है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है और वो एक एसेट बिल्ड करना चाहता है, तो वो प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल करे। ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट लेवल बिजनेस मॉडल के अंदर आपका पैसा लगता है, आपको पेशेंस चाहिए,
1-1.5 साल के बाद रियल में जब तो बड़े पेशेंस हाँ, चाहिए। 1-1.5 साल के बाद जब आपका एक बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है तो क्या है, एक तरह से रेंटल प्रॉपर्टी वाला हिसाब है ना। आपने प्रॉपर्टी ली है, आपको रेंट भी दे रही है मंथली बेसिस पे, और 2 साल के बाद आप उसको बेचना चाहो तो आप बेच सकते हो। तो ये आपकी वेल्थ क्रिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ ये प्राइवेट वर्चुअल लेवल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन रही है Yes. आपकी। बेसिकली ज़मीन जो है वो हमारी डायरेक्ट एक्सेस हम देख सकते हैं हमारे सामने, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है। तो ये अब थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल है, बट आने वाले कुछ टाइम में मुझे पता है ये बहुत बूम करने वाला है, क्योंकि यही टाइम बाई है। एंड सेलिंग वाला जो सिनेरियो है ना, ये बड़ा बूम करेगा। क्योंकि यही टाइम है यूई के अंदर अभी ब्रांड बिल्डिंग का जो गैप है ना, जो मैं देख रहा हूँ एज ए बिज़नेस कंसल्टेंट या एज ए ब्रांड ओनर, तो यहाँ पे अच्छा खासा गैप है। और अगर आप आज ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो अगले 2-3 सालों में आप इजीली एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स में पहुंच जाएंगे और अपने अकाउंट्स को फ्लिप भी कर सकते एक्चुअली हैं। मार्जिन्स है ना, और यहाँ main से ये बैठ है। के फिर मज़े की बात क्या केस है कि मार्केट जो बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, यहाँ बैठ के आप वहाँ पे अपने केस- ब्रांड्स को इन पैरेलल ग्रो कर सकते हैं। ये बड़ी मज़ेदार मार्केट है, बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है, और यहाँ से आपको बहुत आसान एक्सेस है। सो आपको जब इसके फंडामेंटल समझ में आ गए ना, ई कॉमर्स काम कैसे करता है, तो आप बड़ा इंजॉय करोगे। ग्रेट हो गया। थैंक यू सो मच इमरान फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा, आपकी जर्नी सुनी, हमने एक हेल्दी डिस्कशन भी की और कुछ चीज़ों को हमने कोशिश किया इस टाइम में समेटने की कि जो लोग यूई के अंदर हैं या आना चाहते हैं तो ई कॉमर्स कैसे कर सकते हैं और क्या रियलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से समराइज़ किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।